गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भूगोल की ये हमारी 6 नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम भील जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे थे और भील जनजाति का जो हमारा टॉपिक था वो लगभग पूरा हुआ। अब हम गौड़ जनजाति के बारे में चर्चा करें कि गौड़ जनजाति है वो विश्व के किन क्षेत्रों में निवास करती है, क्या क्या इसके आर्थिक क्रियाकलाप है, कैसा समाज है और इनके द्वारा कौन कौन से जो कार्य हैं आर्थिक रूप से किए जाते हैं। तो गौड़ जनजाति विश्व भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है। गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ी है। देखिए गौड़ जो शब्द है, गौड़ जो जनजाति शब्द है, इसकी उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। शब्द है खोंडा और जिसका अर्थ है पहाड़, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। गौड़ अपने आप को कोएटू व कौल भी कहते हैं। गौड़ अपने आप को स्वयं को ये लोग कोएटू और कौल दोनों नाम से संबोधित करते हैं स्वयं को। ये प्राचीन राजाओं के वंशज, प्राचीन समय के जो राजा थे उनके वंशज हैं, जिन्होंने 16वीं से और 18वीं शताब्दी तक भारत के गढ़वाल, देवगढ़, चांदा व खेरला साम्राज्य पर शासन किया। गौड़ अपने आप को एक कोएटू कौल से भी संबोधित करते हैं। 16वीं शताब्दी से पूर्व 18वीं शताब्दी तक मुगल और मराठाओं से पहले इनका शासन हुआ करता था। गौड़ जनजाति का मुगल और मराठाओं से पहले शासन हुआ करता था। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में है। वर्तमान समय में ये अपना निवास क्षेत्र दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र जैसे भील है उनके अनुसार ही या उनके जैसे भील निवास करते हैं उसी प्रकार ये लोग भी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। निवास क्षेत्र की वर्तमान में किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो निवास क्षेत्र की बात की जाए तो ये लोग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में। सतपुड़ा की पहाड़ियां मेघाल श्रेणी, सौर देवगढ़, चुरूबी बस्तर, पठार व गढ़जन पहाड़ियों में निवास करते हैं। देखिए राज्यों की बात की जाए, भारत में यदि राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, इन राज्यों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। भारत में ये उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां की पहाड़ियां 600 से 900 मीटर के बीच होती है। अर्थात जिन पहाड़ियों में राज्य में पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर
मध्य पाई जाती है उन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में देश की प्रमुख नदियां हैं, उनका उद्गम भी होता है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हमने देखिए 600 से 900 मीटर के मध्य ये जो पहाड़ी होती है वहां पर निवास करते हैं। और पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में से कुछ नदियां हैं जो उद्गम होती है, जिनमें नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, महानदी है, गोदावरी है। इन्हीं क्षेत्रों में अर्थात कोड जनजाति जहां निवास करती है उन्हीं क्षेत्रों से ये नदियां हैं, इनका उद्गम होता है। सघन वन पाए जाते हैं इनके क्षेत्रों में, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे भी वन कैसे पाए जाते हैं, सघन पाए जाते हैं। और ग्रीष्म काल में तापमान यहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इन क्षेत्रों का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म काल में, केवल गर्मी की बात की गई है न कि शीतकाल की। तो ग्रीष्म काल में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और वर्षा है 120 सेंटीमीटर से और 160 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। 120 से 160 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है जहां पर ये जनजाति निवास करती है। आर्थिक क्रियाकलाप, देखिए आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये लोग हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। इनके क्षेत्रों में दो प्रकार की कृषि की जाती है, दिप्पा और दूसरे जो कृषि की जाती है पैडा। दिप्पा कृषि एक प्रकार की जोमिंग कृषि के अनुसार या जोमिंग कृषि कह सकते हैं, जो कि जो दिप्पा कृषि है मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। कृषि दो प्रकार, दिप्पा और दूसरी है पैंडा। देखिए एक प्रकार की स्थानांतरण जूमिंग वाला कृषि है और ये उसी प्रकार की है जैसे नील जनजाति किया करती थी, लेकिन इनके क्षेत्र में इसको अलग नाम दिया गया। दिप्पा क्षेत्र झाड़ी वृक्ष है, जो झाड़ियां हैं, टहनियां हैं, वृक्ष हैं, उनको जलाकर उस क्षेत्र में की जाती है। और पैंडा कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। ये कह सकते हैं कि पैंडा कृषि को पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को दिप्पा कृषि कहते हैं। दोनों वही है, झूमिंग कृषि, स्थानांतरण कृषि, अर्थात वन क्षेत्र को जलाकर उस क्षेत्र में वन है उसको जला दिया गया, वनों को जलाकर राख हुई, राख का कार्य का काम किया और उर्वरक भूमि बन गई। उर्वरक भूमि बनने के बाद इसमें जब वर्षा होती है तो बीज बो दिए जाते हैं और बीज बोने के बाद में फसल उगना प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार फसल लेते हैं, लगभग 1 से 3 वर्ष पहले फसल लेते हैं। जैसे जैसे इसकी उर्वरक क्षमता समाप्त होती जाती है ये आगे की और वही कार्य करते हैं, अर्थात उस क्षेत्र में वनों को काटना, फिर वही प्रक्रिया, फिर 3-4 साल लेने के बाद फिर नेक्स्ट कार्य करते हैं और पीछे की तरफ जिस क्षेत्र को छोड़ते जा रहे हैं उन्हें यहाँ धीरे धीरे वन उगना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात दो प्रकार की कृषि हुई। और इसके अलावा ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साधारण आवश्यकताएं हैं। ये झूमिंग कृषि में आके वन उत्पादन कृषि, संग्रहालय, पशुपालन और मछली पकड़ने का काम मुख्य रूप से करते हैं। कृषि तो करते हैं, उसके साथ पशुपालन का काम करते हैं और मछली और वनों से उत्पाद जो संग्रह है वो तो वनों से उत्पादन किया कि उसका संग्रह किया जाता है। सीढ़ीदार खेती पर जो कृषि की जाती है पैडा कृषि है। पशुपालन में किया जाता है। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण करना और दूध बेचना है। इनमें एक वर्ग है रावत, उसका जो मुख्य कार्य है वो है पशुपालन और दूध बेचना। पशुपालन और दूध बेचना यह रावत वर्ग का, इनमें वर्ग पाए जाते हैं, अर्थात जो समूह है उनको बेहतरीन के नाम से जाना जाता है और उनमें रावत वर्ग है वो पशुपालन का कार्य करता है। इनमें पहला कार्य इनका आर्थिक है,
आर्थिक है क्रांति के अंतर्गत पहला जो कार्य है आर्थिक अर्थात शिकार करना। ये जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार भारत में आगे करना। अब शिकार करना भारत में राजकीय नियमों से निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्यजीवों का शिकार करते हैं और धीरे धीरे शिकार का स्थान अब कृषि में ले लिया है। अर्थात इन्होंने अब जो शिकार करना है बंद कर दिया है और शिकार के बाद अब इनका स्थान जो शिकार का था अर्थात इनका मुख्य कार्य अब क्या रह गया है, कृषि रह गया है। अधिकांश जो गौड़ हैं वो अब कृषक बन गए हैं और जो कृषि में भी स्थानांतरित कृषि है उसने रूप लिया है। भोजन कि इनका भोजन क्या है, कैसा भोजन करते हैं। देखिए ऐसी जनजाति के बारे में जो पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भोजन के बारे में कि मुख्य रूप से कच्चा मांस खाते हैं। बुशमैन के बारे में पढ़ा तो सर्वभक्षी है, सभी प्रकार का भोजन करते हैं चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी। इसके अलावा नील जनजाति के बारे में पढ़ा तो उनका मुख्य भोजन दीमक, चींटी, शहद, चावल इत्यादि था। वहीं गौड़ जनजाति का जो मुख्य भोजन है या इनका जो भोजन है कोदू और कुटकी जैसे स्थानीय अनाज। इनके क्षेत्र में स्थानीय अनाज बोए जाते हैं। कुछ स्थानीय क्षेत्र के अर्थात जिन क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के अनाज बोए जाते हैं जो उसी क्षेत्र में उत्पादित होते हैं उनमें गौड़ जनजातियों में उस क्षेत्र में स्थानीय जो अनाज है उनमें कोदू और कुटकी, कोदू और कुटकी दो स्थानीय अनाज हैं, इनका ये अत्यधिक उपयोग करते हैं। सब्जियां घरों में उगाकर जंगलों से प्राप्त करते हैं और उत्सव और त्योहार पर चावल बनाते हैं। देखिए सामान्यतः कोदू और कुटकी का उपयोग करते हैं लेकिन कुछ त्योहार वगैरह हो, उत्सव हो तो उस पर चावल बनाया जाता है। सब्जी वगैरह है ये अपने घर पर स्थानीय क्षेत्रों में या जंगलों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा महुआ से बनी शराब का यह अत्यधिक उपयोग करते हैं। महुआ से बनी जो शराब है इसका अत्यधिक मात्रा में इनके द्वारा उपयोग किया जाता है। गौड़ धूम्रपान करते हैं। ये लोग धूम्रपान विशेष प्रकार से करते हैं। देखिए शराब पीना इनके एक जो भी जनजातियां हैं जनजातियों में मुख्य रूप से महुआ की बनी हुई जो शराब है उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं। इसके साथ ही ये लोग धूम्रपान का उपयोग करते हैं और बलि दिए हुए जानवर इनके द्वारा जो बलि दी जाती है जानवरों की उनका मांस ये लोग मुख्य रूप से खाते हैं। वस्त्र और आभूषण कि किस प्रकार के इनके लोगों द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं और कौन कौन से इनके आभूषण हैं। तो गौड़ प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। मुख्य रूप से बात की जाए गौड़ जनजाति की वस्त्रों की तो मुख्य रूप से सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। अपने जीवन में सूती वस्त्र का उपयोग अत्यधिक या मुख्य रूप से किया जाता है। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती हैं। गौड़ जनजाति में जो पुरुष होते हैं वो तो धोती और स्त्रियां हैं जो साड़ी और चोली पहनती हैं। इसके अलावा जो पुरुष और स्त्रियां हैं दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। देखिए इस जनजाति में जो विशेषता रही है वो ये रही है कि स्त्रियों के साथ जो पुरुष हैं स्त्रियों के साथ जो पुरुष हैं वो भी एल्यूमिनियम और चांदी के बने हुए गहने पहनते हैं। इसके अलावा जो अन्य जनजातियां थी उनमें पुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार का आभूषण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं कांच के रंग बिरंगी चूड़ियां और गले में काले मंटो व कोड़ियों से बना हार पहनती हैं। कांच की बनी हुई चूड़ियां रंग बिरंगी इन स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाती है और मंटो से बना हुआ हार जो गले में पहनती हैं इन स्त्रियों द्वारा ये मुख्य रूप से काम में ली जाती है। शरीर पर गोद गुदवाना अर्थात इनमें मुख्य रूप से जो शरीर के ऊपर है गोदना गुदवाना पसंद है। इनको आकर्षित ये यूं कहें कि अत्यधिक अपने आप को संजने संवरने में
गोदना उठवाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में समानती है कि ऐसा करने पर हम अपने आप को संभालते हैं या सजाते हैं। और लड़कियां हैं मुख्य रूप से अपने बालों में, लड़कियां अपने बालों में मुख्य रूप से जूड़े में सफेद बांस से बना, जूड़े में सफेद बांस से बना आधे दर्जन तक कंघी रखती है। लड़कियां हैं जो जूड़ा बनाती हैं उसके अंतर्गत आधे दर्जन से ज्यादा पीछे की तरफ जो जूड़ा बनाती हैं उसमें कंघे रखती हैं। और इसके अलावा स्त्रियां शरीर पर अक्सर टैटू बनवाती हैं। इनमें मुख्य रूप से स्त्रियां। निवास गृह कि इनका निवास गृह कैसा होता है, कैसे ये लोग अपना निवास करते हैं। देखिए एस्किमो के बारे में पढ़ा कि बर्फीले इग्लू वगैरह में निवास करते हैं, बर्फ में निवास करते हैं। वही मुस्लिमों के बारे में पढ़ा था कि चट्टानों में जो गुफाएं होती हैं उनमें बर्फ के टहनियों से बना ली जाती है। भीलों के अंतर्गत देखा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक समूह के रूप में निवास करते हैं और जो मुख्य भाग है खेत का उनमें जो ऊंचा टीला होता था उस पर अपना निवास बनाते हैं। वैसे ही गौड़ जनजाति के अंतर्गत जो नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांव अर्थात गांव है, छोटे गांव है, नंगले पल्ली। देखिए ये समूह गांव के छोटे रूप होते हैं, उनका समूह होता है। जैसे अपने ढाणियां हैं, फिर ढाणियों से बड़े नंगले हो जाएंगे, पल्ली हो जाएगी, फिर गांव हो जाएगा, उससे बड़ा कस्बा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। तो जिन स्थानों पर आवास बना होता है और उसका समूह निकालकर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये अपना आवास से निवास बनाते हैं उससे पहले पारंपरिक तरीके से समूह निकलवाते हैं, अर्थात किस समय और किस समूह में आवास बनाया जाए। उसके बाद ये आवास बनाकर ये वहां पर उत्सव मनाते हैं। बतख और मुर्गे की बलि दी जाती है। विशेष मुख्य बात यह है कि उस समय बतख और मुर्गे की जहां पर आवास बनाया जा रहा है वहां पर बतख और मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। इनके जो मकान है गौड़ जनजाति के वो घास फूस और मिट्टी के मुख्य रूप से बने होते हैं, जिनमें कमरा, रसोई, बरामदा, पूजा घर जरूर होता है। रसोई, बरामदा और पूजा घर उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। सभी गौड़ जनजाति के जो निवास होते हैं उनमें मुख्य रूप से चीजें पाई जाती हैं। गौड़ नंगला और पल्ली और छोटे गांव में रहते हैं जिन्हें टोला कहते हैं। देखिए नंगला और पल्ली है मुख्य रूप से इन्हें टोला कहा जाता है, टोला। और घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं। टोला के पास युवक ग्रह होता है जिन्हें घोटल कहा जाता है। युवक ग्रह होता है इनके पास जिन्हें घोटल के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे है औजार और बर्तन। इन लोगों द्वारा कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं और कौन कौन से बर्तन। तो गौड़ जनजाति में मुख्य रूप से जो औजार काम में लिए जाते हैं उनमें फावड़ा है, खुरपी है, दराटी है, कुल्हाड़ी है और तीर है। इनका मुख्य रूप से वो उपयोग करते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। जिनके औजार हैं ये स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय कारीगरों में लुहार, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराटी, कुल्हाड़ी और तीर की नाव बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये स्वयं ही बना लेते हैं और घरों में चारपाई और लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरिया बैठने और सोने के काम में ली जाती है। तो ये मुख्य रूप से तो खुरपा, फावड़ी और दराटी, कुल्हाड़ी, तीर की नाव इनके द्वारा मुख्य औजार है। समाज और संस्कृति कि कैसा इनका समाज है, कैसे इनमें संस्कृति पाई जाती है। तो देखिए गौड़ समाज पितृसत्तात्मक है। देखिए जितने भी हमने जनजाति पढ़ी है उनके अंतर्गत सभी पितृसत्तात्मक आई है। अर्थात जो घर का मुखिया है वो पिता ही होता है और जो बुजुर्ग है
घर का मुखिया बुजुर्ग है जो परिवार में वही मुखिया होता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गांव का मुखिया मुखादम व चौकीदार कोतवाल कहलाता है। जो गांव का मुखिया है उसे मुखादम कहा जाता है। गांव का मुखिया मुखादम, गांव के मुखिया को कहा जाता है मुखादम। और जो गांव का चौकीदार है उसे कोतवाल कहा जाता है। चौकीदार को कोतवाल कहा जाता है। इसके अलावा गांव का पुजारी है, पुरोहित को देवारी कहा जाता है। गांव का जो पुजारी है उसको पुरोहित कहा जाता है। गांव का जो पुजारी है उसे पुरोहित के नाम से संबोधित किया जाता है। देवारी भी कहा जाता है। विवाह समारोह जल के स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता है। इनमें जो मुख्य रूप से विशेषता रही है वहां के समाज में कि इनका जो विवाह है जल के स्रोत अर्थात जहां पर जल का तालाब हो, नदी हो इत्यादि क्षेत्र में ये अपना विवाह संपन्न करते हैं और वहां पर मुख्य रूप से आम का पेड़ उसके नीचे इस प्रकार का विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह में किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आए उससे बचने के लिए ये रामधुनी का आयोजन करते हैं लोग। रामधुनी इन लोगों द्वारा उस समय की जाती है कि विवाह में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। गोड बोली द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। दूलिया बोल एक प्रमुख गायक जाती है जो प्रधान बोल की गौरव गाथा गाकर सुनाती है। इनमें दूलिया बोल देखिए का समूह होता है, जैसे हमने पहले बात की थी कि रावत पाया जाता है जो पशुपालन और दूध बेचने का काम करता है। उसी प्रकार दूलिया बोल होते हैं जिनका मुख्य रूप से गायिका का काम है। जैसे हमारे यहाँ पर भाट कार्य करते हैं कि प्राचीन समय की जो गाथाएं हैं वो गाकर सुनाते हैं, उसी प्रकार गौड़ जनजाति में भी दूलिया बोल होते हैं जो इनकी गौरव गाथा है वो गाकर सुनाते हैं। शंभु महादेव गौड़ के प्रमुख देवता है। शंभु महादेव जी को इनको एक प्रमुख देवता माना गया है। जैसे अन्य जनजातियों में माना गया है कि प्रकृति के उपासक हैं। एस्किमो में 2 देवता बताए गए। एस्किमो में जागरूक होने के लिए ओझा का प्रयोग किया गया, वहीं दूसरे में भी प्रयोग किया गया कि इनके देवता प्रकृति के उपासक हैं। इसके अलावा वीर में भी किया गया। इसी प्रकार गौड़ में भी इनके जो देवता बताए गए हैं, शंभु बताए गए, महादेव बताए गए हैं। गौड़ में कबाड़ी प्रथा का प्रचलन है। इनमें कबाड़ी प्रथा पाई जाती है। गौड़ जनजाति में एक प्रथा पाई जाती है जिसका नाम कबाड़ी है, जिसे वर्तमान सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है और सरकार ने कबाड़ी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। कबाड़ी प्रथा के तहत छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी कई पीढ़ियों को साहूकारों के पास गुलामी की भांति कार्य करना पड़ता था कि कर्ज ले लिया और कर्ज एक छोटा सा कर्ज लिया, ऋण लिया, उसको ना चुकाने की स्थिति में यदि कर्ज ना चुका रहा है, ना चुका नहीं पा रहा है, उसकी कई पीढ़ियां निकल जाती है साहूकार की गुलामी करते करते कि उनकी गुलामी कार्य करना वहीं पर ये कहलाती है कबाड़ी प्रथा। और इस प्रथा पर अब सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। गौड़ जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व उत्सव मनाते हैं। गौड़ पूर्णिमा को चांद की रात इकट्ठे होकर, गौड़ लोग हैं जो पूर्णिमा की रात को इकट्ठे होकर गाने और नाचने का आनंद उठाते हैं। ये लोग हैं जो नाचने और गाने का आनंद उठाते हैं इसमें। इसके अलावा स्त्री और पुरुष
दोनों साथ में नाचते हैं। दूल्हे गौड़ के उनको गायिका जाती है और प्रधान मान की जो मान्यताएं हैं उनको इतिहास में गाकर सुनाती है। कथा अनुसार एक कथा है, उसके अनुसार कहा गया है कि भगवान ने जब जन्म लिया, गौड़ों के भगवान ने जब जन्म लिया तो उनकी माँ ने बेसहारा छोड़ दिया था। गौड़ों के भगवान ने जब जन्म लिया था तो उनकी माँ ने बेसहारा छोड़ दिया। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया और शिव महादेव ने उनको एक गुफा के अंदर कैद कर दिया। कथा के अनुसार बताया गया है कि गौड़ों के भगवान थे, उनकी माँ ने उन्हें सहारा छोड़ दिया और माँ पार्वती ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन शिव महादेव ने उन्हें गुफा में कैद कर दिया। गौड़ नायक कपाल ने देवी जम्बूबाई की मदद से गुफा से आजाद करवाया। ये 4 समूह गुफा से बाहर निकले और तभी से गौड़ जो जनजाति है 4 समूह के रूप में भक्त हो गई। तभी से गौड़ जनजाति है 4 भागों में विभाजित हो गई। गौड़ धूमधाम में मुर्गों को आपस में लड़ाकर और मनोरंजन करते हैं। ये लोग है मुर्गों की लड़ाई आपस में कराकर मनोरंजन करते हैं। शीतला माता और छोटी माता की पूजा अर्चना करते हैं। भेड़ बकरी की बलि देते हैं। जादू टोनों का इनमें प्रचलन है और प्राकृतिक पूजक विश्वासक है। भगवान प्राकृतिक पूजा का विश्वास किया और भगवान में निवास करते हैं। गौड़ लोग काली दंतेश्वर और बड़ा देव नर बलि देते हैं। ये लोग मृत शरीर को जलाकर दफनाते हैं और ये मानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है इनका। लोग घराना और उद्योगों में कार्य करने लगे हैं। अब धीरे धीरे इनका संपर्क है आधुनिक लोगों से होने लगा है, जिसके फलस्वरूप इनमें शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। लेकिन प्रारंभ में लोग करते थे क्या? शिकार। प्रारंभ में लोग करते थे शिकार के बाद में करने लगे क्या? कृषि। और कृषि से इन लोगों का जो व्यापार वगैरह होने लगा। आधुनिक लोगों के संपर्क में, अन्य संस्कृति के संपर्क में आने लगे और संपर्क में आने के कारण इनका जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ने लगा। और शिक्षा का स्तर बढ़ने से इसके साथ ही उद्योगों में भी कार्य करने लगे। एक खाना वगैरह में कार्य करने लगे हैं और इन्हीं के नजदीक में बस्तियां बसने लगी हैं। और जहां पर उद्योग धंधे स्थापित हैं उन्हीं के आसपास इनकी जो बस्तियां हैं वो बसने लगी हैं। और जीवन शैली में भी, अर्थात इनकी जो जीवन शैली है उसमें भी तेजी से परिवर्तन आया है। सरकार ने दास्ता का प्रतीक जो कबाड़ी प्रथा थी उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और शाहूकारों को गुलामी की बाकी कार्य करना पड़ता था, उस पर पूर्णतः क्या हो गया है? प्रतिबंध हो गया है। शिक्षा के स्तर बढ़ने से गौड़ अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए हैं और इन्हीं सरकार में कई प्रकार की अब सुविधाओं के लाभ मिल रहे हैं। इसी के साथ आज की जो गौड़ जनजाति है वो समाप्त होती है। दोनों चैप्टरों के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद।